नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनुभव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 21 अप्रैल से जुड़ी हुई जो प्रमुख खबरें हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के परीक्षा मंत्र में, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि आज यानी कि 21 अप्रैल के दिन पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी कि नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड जो है इसमें मतदान का जो परसेंटेज है अब वो बढ़कर 57.23% जो है हो चुका है। देखो, लास्ट टाइम जब मैंने आपको कल वीडियो साझा की थी 20 अप्रैल की वीडियो, तो वहां पर मैंने आप लोगों के जो है बीच में साझा किया था कि उत्तराखंड राज्य जो है इस बार इसमें जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो रहा है 55.89%। लेकिन उसके बाद जो है कल जो है रात को एक नई निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है सूचना साझा की गई, जिसमें उत्तराखंड में मतदान का प्रतिशत बढ़कर 57.23% जो है पहुंच गया है। साथ में बात करेंगे उत्तराखंड में नवाचार जो है वो शीर्ष 10 स्थानों में शामिल हुआ है। पेटेंट के मामले की यदि हम लोग बात करें तो पेटेंट में जो है उत्तराखंड लगातार जो है अच्छा कार्य कर रहा है और उत्तराखंड का जो है भारत में जो टॉप 10 स्टेट्स है उनमें जो है 8वां रैंक आया। तो इस पर हम लोग जो है विस्तार में बात करेंगे। नए निवेश के साथ नेटवर्क विस्तार में जुड़े ऑटो कंपनियां जो है इस बार इन्होंने विस्तार की जो है बात की है और 2024-25 में जो है लगभग 600 नई डीलरशिप या टच पॉइंट जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, इनको जो है खोले जाने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। साथ में बात करेंगे विनेश फोगाट, रितिका और अंशु मलिक जो हैं इन्होंने ओलंपिक कोटा जीत लिया है। अब इसके बाद हम लोग साथ में इसी वाले टॉपिक में कवर करेंगे ओलंपिक गेम्स 2024 क्या है। साथ में हम लोग बात करेंगे ओलंपिक्स गेम्स के भीतर जो ओलंपिक रिंग्स हैं उसका क्या महत्व होता है। इसके बाद हम लोग एक और खबर की ओर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि ब्रिटेन का जो सर्वोच्च सैनिक सम्मान मिला था वो पहली बार भारत के जो है पूर्व सैनिक और उत्तराखंड निवासी जो गब्बर सिंह जी हैं, गब्बर सिंह नेगी जी को ये मिला था। और आज ही के दिन यानी कि 21 अप्रैल वर्ष 1895 में गब्बर सिंह जी का जो है जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग थोड़ा इन पर बात करने वाले हैं, गब्बर सिंह जी के बारे में जानेंगे। साथ में आज ही के दिन 21 अप्रैल वर्ष 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। इस पर हम लोग विस्तार करने वाले हैं। और आज ही के दिन यानी कि हम लोग बात करेंगे 21 अप्रैल 1996 को यानी कि 1996 को आज ही के दिन संजय थापर जो है इन्होंने नॉर्दर्न पोल जो है उत्तरी ध्रुव जो है यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था। तो इन तमाम खबरों पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सबसे पहले आज के दिन का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। यह सिविल सेवकों के लिए नागरिकों के हितों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने और सार्वजनिक सेवा और काम में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत ढंग से जो है पेश करने के अवसर के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 21 अप्रैल वर्ष 2006 को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है इसको मनाया गया था। और आज का दिन यानी कि 21 अप्रैल को ही क्यों सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, इसके पीछे कहानी है कि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पहली बार जो है मेटकॉफ हाउस में स्वतंत्र भारत में जो सिविल सेवक थे उस समय जो हमारे सिविल सर्वेंट्स थे उनके बैच को जो है संबोधन किया था, उनके बैच को जो है अनाउंस किया था वहां पर। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है आज के दिन को ही सिविल सेवा दिवस के रूप में जो मनाया जाता है। और साथ में हम लोग ये भी जानकारी रख सकते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं इनको भारत में सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। अगर हम लोग आज के परीक्षा मंत्र की तरफ आगे बढ़ते हुए बात करें तो आज हम लोग बात करेंगे अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, यानी कि जो AISA यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है इन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। संविधान जो है ये संघ और राज्यों के लिए सामान्य अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का प्रावधान करता है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम वर्ष 1951 यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951, इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और इनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने का या करने के लिए नियम कानून बना सकती है। यानी कि सेंटर को ये पावर दी गई है कि वो ऑल इंडिया जो सिविल सर्विसेज हैं उसके लिए जो है रेगुलेशंस बना सकें, रूल्स बना सकें। तो इसके लिए जो है यहाँ पर संसद को या केंद्र सरकार को जो है यहाँ पर अधिकार मिला है। वर्तमान में केवल IAS, IPS
और आईएफएस यानी कि इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस है, इसको ही अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में जो है शामिल किया गया है। तो वर्तमान समय में 3 जो है सेवाएं हैं जिनको ऑल इंडिया सर्विसेज में शामिल किया गया, आईएएस, आईपीएस और जो है आईएफएस, ये 3 जो है सर्विसेज इसमें शामिल हैं। आपको बता दूं कि 1947 से पहले जहां इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था आईसीएस की परीक्षाओं को, तो वहीं 1947 में आज़ादी मिलने के बाद इस आईसीएस की परीक्षा को जो है आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में जाना गया। और जो आईपी की परीक्षाएं होती थी, आईपी का मतलब है यहाँ पर दैट इज इंडियन पुलिस जो है यानी कि भारतीय पुलिस, इसका स्थान जो है ये आईपीएस ने ले लिया था और संविधान में जो है इनको अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में जो है मान्यता प्रदान की गई थी। पहली बार सन 1966 में भारतीय वन सेवा जो है यानी कि जो फॉरेस्ट सर्विस है, इस फॉरेस्ट सर्विस को जो है 3rd ऑल इंडिया सर्विस के रूप में शामिल किया गया था। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 जो है, जहां एक और केंद्र सरकार को परामर्श करके अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की भर्ती व सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत है। और संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक रहे सरदार पटेल जी को हमने जो है भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जो है जाना है, यानी कि द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज पे जब भी हमसे सवाल पूछे तो उसका आंसर आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो ये हम लोगों ने बात की है प्रारंभ में परीक्षा मंत्र के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस वीडियो में जब आपसे मैंने कल को जो है वीडियो शेयर की थी, तो उसमें मैंने कहा था कि उत्तराखंड में जो है कुल मिलाकर 55.89% के आसपास जो है मतदान रहा है। लेकिन शनिवार रात 12 बजे के आसपास भारत निर्वाचन आयोग जो है इसने सूचना साझा करते हुए कहा है कि प्रदेश में उत्तराखंड में जो है मतदान बढ़कर ये 57.23% पहुंच गया है, जिसमें न्यूनतम मतदान की बात करें तो वह अल्मोड़ा में अभी भी यानी 48.78% रहा है। और सर्वाधिक की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो है हरिद्वार में लगभग 63.53% रहा है। इसके अतिरिक्त जो है गढ़वाल में ये 52.42%, नैनीताल उधम सिंह नगर वाली सीट पर जो है 62.47% और टिहरी गढ़वाल में जो है 53.76% का जो है यहाँ पर मतदान हुआ है। और इन 5 सीटों पर ये बात करें तो संभावना ये है कि 58% के आसपास में जो है यहाँ पर इस बार 2024 का जो है मतदान यहाँ पर रुकने वाला है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान लगभग जो है 4.5% जो है कम रहने वाला है। इसमें जो है ये जानकारी साझा की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि उत्तराखंड में लगभग 27,139 कार्मिकों व पुलिस कर्मियों ने डाक मतपत्र के जरिए मतदान किया है। साथ ही 12,760 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी पोस्टल बैलेट से यहां पर मतदान किया है। और राज्य में कुल मिलाकर बात करें तो 93,187 सर्विस मतदाता जो हैं ये शामिल रहे हैं। और इनकी जो गणना है वो होने वाली है 4 जून को। तो 4 जून को जो है हमारे पास में रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा कि कहाँ पर किस सीट पर जो है किस प्रत्याशी ने यहाँ पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया है सरकार के भीतर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग प्रमुख खबर की ओर आगे बढ़ते हुए बात करें तो नवाचार में उत्तराखंड के शोधकर्ता जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से आगे रहे हैं। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की और गुणवत्ता के साथ साथ अब अनुसंधान यानी कि रिसर्च जो वर्ग है इस रिसर्च वर्क पर भी जो है लगातार फोकस किया जा रहा है। विश्वविद्यालय विकास आधारित शोध पर फोकस जो है कर रहे हैं लगातार उत्तराखंड के जो युवा हैं। और इसी क्रम में जो है अगर हम लोग पेटेंट फाइल्स की बात करें तो पेटेंट फाइल के मामले में देश भर में जो शीर्ष 10 राज्य हैं उनकी सूची में उत्तराखंड राज्य का जो है 8वां स्थान आया है। जबकि उत्तराखंड के ही पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 279 अंकों के साथ में फाइल पेटेंट के साथ में जो है इसका स्थान जो है 20वें स्थान पर रहा है। और जबकि उत्तराखंड जो है लगभग 1637 फाइल पेटेंट कराकर जो है देश के भीतर 8वें स्थान पर जो है रहा है। भारत जो है बौद्धिक संपदा की पिछले वर्ष जारी हुई मार्च 2023 तक की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 तक देश में कुल मिलाकर 43,042 पेटेंट फाइल कर चुका है, जिसमें से सर्वाधिक जो है तमिलनाडु के पास 7,686 जो है यहाँ पर क्या है पेटेंट फाइल किए गए। फिर जो है इसको फॉलो किया है महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र में लगभग जो है 5626, फिर उत्तर प्रदेश में लगभग 5554 जो है पेटेंट यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। और इसी सूची में हम लोगों ने बात करना है कि उत्तराखंड जो है इसमें 1637 जो है पेटेंट यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। यानी कि नवाचार के फील्ड में, ठीक है, पेटेंट के फील्ड में हम लोग जो है लगातार कार्य कर रहे हैं। और ऐसा जो है हमारा यहाँ पर प्रयास है कि उत्तराखंड जो है आने वाले समय में सर्वाधिक पेटेंट साझा करते हुए जो है देश भर में जो है टॉप में रहे। तो यहाँ पर जो है लगातार इसके लिए रिसर्च वर्क उत्तराखंड में किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम लोग एक और प्रमुख न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए बात करें
तो वर्ष 2024-25 में 600 नई डीलरशिप या टच पॉइंट्स खोले जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के जो शहर हैं इन पर जो है खासी नजर रहेगी। यहाँ पर जो है प्लांट्स को स्टैब्लिश किया जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में जो है देसी और विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां भारतीय बाजार में लगभग 7 अरब डॉलर का निवेश करने वाली हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। और इनके साथ ही जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है नेटवर्किंग चैनलों में, जिसमें डीलरशिप एंड टच पॉइंट्स आता है, इनका भी विस्तार करने की यहाँ पर जो है प्लानिंग की जा रही है, जिसके भीतर मारुति सुजुकी, हुंडई, मर्सिडीज, किया, एमजी मोटर जैसी कंपनियां जो हैं वो तेजी से डीलरशिप और टच पॉइंट्स खोलने के लिए जो है लगातार कार्य कर रही हैं, ताकि ग्राहकों की जो मांग है उनके अनुसार न सिर्फ कारों की आपूर्ति हो, बल्कि बिक्री के बाद भी जो है उनकी सर्विसेज जो है बेहतर से बेहतर दी जाए। इसके लिए लगातार जो है ऑटोमोबाइल्स जो कंपनीज हैं इनके द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है। अगर हम लोग रिपोर्ट की माने तो वित्त वर्ष 2024-25 में ही देश में बड़े व मझोले स्तर के जो है कम से कम 600 डीलर केंद्र जो है खोले जाएंगे। इसके अलावा छोटे आकार के ऑटोमोबाइल टच पॉइंट सिर्फ सर्विस देने के लिए खोले जाएंगे। इनमें से कुछ मोबाइल सर्विस केंद्र का भी जो है यहाँ पर स्थापना की जाएगी देश के भीतर। ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में अध्ययन रिपोर्ट ने यह भी साझा किया है कि इसका देश के कुल जीडीपी का लगभग जो है 7% योगदान रहा है ऑटोमोबाइल्स का, जबकि प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर हम लोग बात करें तो 15 लाख लोगों को जो है रोजगार मिला है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में। हाल ही में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर जारी एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले 3 से 4 वर्षों में भारत जो है वो लगभग 7 अरब डॉलर का जो है निवेश करने वाला है ऑटोमोबाइल्स कंपनीज में, ताकि जो है भारत में रोजगार की भी जो है समस्या को खत्म किया जा सके और भारत जो है इसको अर्थव्यवस्था में और अधिक जो है करीब लाया जा सके, जहां पर विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत जो है टॉप अर्थव्यवस्था में शामिल हो। वहीं हम लोग बात करेंगे विनेश फोगाट, रितिका एवं अंशु मलिक जो है इनको ओलंपिक कोटा मिला है। और इनके इस नाम के साथ यदि हम लोग बात करें तो भारत के भीतर 4 ऐसी महिलाएं हैं जिनको जो है यहां पर शामिल किया जा चुका है। सबसे पहले बात करेंगे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे वीडियो में साझा किया था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो चल रहा विरोध था, जिस पर यौन उत्पीड़न के जो है आरोप लगे थे, ठीक है, तो उनके चलते भी जो है इसके बावजूद भी वापसी करते हुए भारत की स्टार जो पहलवान हैं विनेश फोगाट जी, इन्होंने शनिवार को जो है एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में अपना प्रदर्शन दिखाते हुए जो है महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में जो है पेरिस ओलंपिक का कोटा जो है प्राप्त कर लिया है। साथ में अंशु मलिक जी ने 57 किलोग्राम में और अंडर 23 विश्व चैंपियन रितिका ने 56 किलोग्राम में जो है अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जो है यहाँ पर ओलंपिक्स में जो पेरिस ओलंपिक से यहाँ पर जो है अपना स्थान कंफर्म कर लिया है, पक्का कर लिया है। भारत ने अब तक जो है ओलंपिक के लिए 4 कोटे प्राप्त कर लिए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अंतिम जो है पंघाल जो है, ठीक है, पहले जो है अंतिम पंघाल ने पिछले वर्ष जो है विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर 53 किलोग्राम वर्ग में कोटा प्राप्त किया था। और अब वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है विनेश फोगाट, अंशु मलिक और रितिका जो है इनको यहाँ पर मौका मिला है, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने 7 पहलवानों की एक मजबूत टीम उतारी थी, जिसमें से 4 महिलाएं जो हैं, जिसमें सीमा बिस्ला, विनेश, अंशु मलिक और सोनम मलिक और जो है यहाँ पर ये लोग जो है शामिल हुए हैं। वही अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें तो अभी तक किसी भी पुरुष पहलवान ने ओलंपिक कोटा जो है प्राप्त किया नहीं है। पेरिस ओलंपिक का आखिरी विश्व क्वालिफायर जो है तुर्की में 9 मई से खेला जाना है और यह जो है 27 वर्षीय विनेश फोगाट का लगातार जो है तीसरा ओलंपिक कोटा है। इससे पहले विनेश की बात करें तो इन्होंने रियो में 2016 में और टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में जो है अपने आप को वहां पर शामिल किया था, जहां पर इन्होंने ओलंपिक्स में जो है भाग लिया था। साथ में हम लोग बात करेंगे कि जो मनु भाकर हैं, इन्होंने अभी जो है विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है और मनु भाकर ने ओलंपिक चयन ट्रायल 1 में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 अंक से जो है विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। जबकि इसी समय जो है अनीश भानवाला जो है इन्होंने पुरुषों का 25 मीटर जो है रैपिड फायर पिस्टल ट्रायल जीत लिया है। ओलंपियन मनु भाकर ने जो है महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में पहला स्थान प्राप्त किया है और उन्होंने 5 रैपिड फायर शॉट लगाते हुए लगभग जो 10 सीरीज है इसमें 47 अंक जो है प्राप्त किए हैं। इसके साथ हमें जानने को जो है यहाँ पर मिलता है कि अब आने वाला जो पेरिस ओलंपिक है वहां पर जो है विनेश, रितिका और अंशु, ठीक है, ये जो है भाग लेने वाले। साथ में सीमा बिस्ला जो है इनका भी यहाँ पर नाम आया है। अगर हम लोग बात करें ओलंपिक गेम्स 2024 के बारे में, जो कि पेरिस में जो है 26 जुलाई से लेकर लगभग 11 अगस्त तक जो है खेल होने वाले हैं। ओलंपिक्स एक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन है जो कि हर 4 साल में एक बार होता है। ओलंपिक का लक्ष्य खेल के माध्यम से मनुष्य को विकसित करना और विश्व शांति में जो है अपना अहम योगदान देना है।
ओलंपिक खेल में शामिल होते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल, युवा ओलंपिक खेल। और इन ओलंपिक खेलों की अगर हम लोग प्रारंभ की बात करें तो आज से लगभग 3000 साल पहले की बात करें तो जो ग्रीस है, इस ग्रीस के ही जो है पेलोपोनेस नामक जगह पर जो है कहा जाता है कि इसका आरंभ हुआ था। हालांकि इसका एक निश्चित कार्यकाल देना जो है वो संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास में हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले हैं जहां पर बताया गया है कि 776 ईसा पूर्व में जो है इन खेलों की शुरुआत हुई होगी। और पहली बार पियरे डी कुबर्टिन की योजना के आधार पर जो है आधुनिक ओलंपिक, मॉडर्न जो ओलंपिक है, इसकी शुरुआत 1896 में जो है एथेंस यानी कि ग्रीस से हुई थी। और इसीलिए हमने कहा कि इसका प्रारंभ ही जो है ग्रीस से माना जाता है। साथ में बात करेंगे ओलंपिक रिंग्स में, तो आप लोग जानते हैं कि ओलंपिक्स में कुल मिलाकर जो है 5 रिंग होती हैं, जिसमें अलग अलग कलर की रिंग होती है। जैसे नीला कलर जो है ये ओशिनिया को दर्शाता है, इसमें ब्लैक कलर जो है अफ्रीका को, लाल कलर अमेरिका को, पीला कलर एशिया को और हरा कलर जो है यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि ऐसा वास्तविकता से इसको जो द्वीप है इनके रिप्रेजेंटेशन के रूप में तो नहीं बनाया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सभी जो है महाद्वीपों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनको हम लोग जो है ओलंपिक रिंग्स के बारे में जानते हैं। ओलंपिक रिंग जो है वो ओलंपिक खेलों का आधिकारिक एक प्रतीक है, जिसका डिजाइन वर्ष 1913 में पहली बार बैरन पियरे डी कुपर्टिन के द्वारा किया गया था। दाईं ओर के छल्ले 5 बसे हुए महाद्वीपों के मिलन और ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के एथलीटों की बैठक का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और अंगूठियों का उपयोग पहली बार इसमें जो है 1920 में बेल्जियम में ओलंपिक में जो है किया गया था। अब आने वाले समय में जैसे हमने बात की 2024 में तो पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं, लेकिन 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे वो मिलान कोर्टिना डी अम्पोजी यानी कि इटली में होने वाले हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में जो है लॉस एंजलिस में होने वाले हैं, जो कि यूएस में है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 जो है वो ब्रिस्बेन में होने वाले हैं। वहीं 2036 के लिए जो है भारत लगातार प्रयासरत है कि भारत में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाए। आज के दिन की महत्ता को समझते हुए हम लोग बात कर लेते हैं कि आज ही के दिन वर्ष 1895 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में जो है जन्म हुआ था गबर सिंह नेगी जी का। और ब्रिटेन का सर्वोच्च सैनिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने थे गबर सिंह नेगी जी। इनके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। 1914 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 2x39 गढ़वाल राइफल्स में ये शामिल हुए थे। और 10 मार्च 1915 को पहले विश्व युद्ध में फ्रांस के न्यूवे चैपल में ब्रिटिश भारतीय सैनिकी दल का नेतृत्व कर रहे गबर सिंह नेगी जी जो हैं, इन्होंने जर्मन सेना के एक प्रमुख मोर्चे पर जो है कब्जा किया था। और इससे ब्रिटेन को जो है काफ़ी अधिक मात्रा में कह लीजिए कि मदद मिली थी, बढ़त मिली थी। और युद्ध में नेगी जी ने जो है खुद को भले ही बलिदान कर दिया हो, अपना जो है बलिदान दिया हो, लेकिन मरणोपरांत उन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च सैनिक सम्मान यानी कि विक्टोरिया क्रॉस जो है, इस विक्टोरिया क्रॉस से जो है सम्मानित किया गया था। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि टिहरी गांव की जो है बमुंड पट्टी के सांजुड़ गांव यानी कि चंबा के समीप जो है बद्री सिंह नेगी जी के घर में जो है इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो है काफी अधिक जो है कह लीजिए वीरता पूर्वक जो है साहस दिखाते हुए पहले विश्व युद्ध के समय विक्टोरिया क्रॉस जो मेडल है इसको जीता था। तो यहाँ पर इस चीज के लिए हम लोग जो है याद करते हैं गबर सिंह नेगी जी को। साथ में हम लोग बात करेंगे आज ही के दिन के इतिहास की ओर, जहां पर 21 अप्रैल वर्ष 1526 को पानीपत का जो है प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था, देखो आप लोग जानते हैं कि पानीपत में कुल मिलाकर जो है 3 युद्ध हुए थे। पहला जो युद्ध था वो था 1526 का, दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर वर्ष 1556 को। और इस समय जो युद्ध हुआ था ये था हेमू और अकबर के बीच का। और तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी वर्ष 1761 को, पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि मराठा सैनिकों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा सैनिक का जो है इनका नेतृत्व कर रहे थे विश्वास राव और सदाशिव राव भाव। हालांकि इसमें मराठा सेना जो है इसकी हार हुई थी, लेकिन पानीपत के युद्ध का जो है इतिहास इसमें जाना जा सकेगा। आप लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 1526 में मुगल शासक बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और इसी के साथ भारत में जो है मुगल वंश का जो है आरंभ हुआ। और युद्ध में बाबर की जीत की वजह जो है उसमें तोपों का उपयोग माना जाता है। आप लोग जानते हैं कि पानीपत के पहले युद्ध का, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसमें बाबर के जो जीत के कारण थे, क्यों बाबर की यहाँ पर जीत हुई थी, तो बाबर की जीत के कारणों में जो है सबसे अहम था उसकी युद्ध की नीति।
उसकी जो युद्ध की नीति यानी कि जो वॉर पॉलिसी थी और युद्ध नीति में जो नीति थी इसकी, उसको कहते हैं हम लोग तुलगमा पद्धति। तो तुलगमा पद्धति जो है इसके अनुसार बाबर की जीत हुई थी और अपनी जीत का जो श्रेय बाबर देता है वो देता है अपने धनुर्धारियों को। इसके पास में जो इसके धनुर्धारी थे, इन धनुर्धारियों को जो है ये जीत की जो है यहाँ पर पूरा का पूरा जो है क्रेडिट सौंपता है और इसका युद्ध कौशल ही जो है इसके जीत का कारण बना था पानीपत की पहली लड़ाई में। आप जानते हैं कि बाबर जो है भारत में 1526 से लेकर मात्र 1530 तक रहा था और इस बीच जो है इसने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे, जिसमें पानीपत का युद्ध पहला आता है, खानवा का युद्ध जो है दूसरा आता है, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा जो है घाघरा का युद्ध आता है। आप लोग इसमें से याद रखिएगा कि जो पानीपत का युद्ध है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। जो घाघरा का युद्ध है वो बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था। जो चंदेरी का युद्ध है, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने जो है डिफीट किया था मेदिनी रॉय को और घाघरा के युद्ध में जो है इसी इब्राहिम लोदी का जो एक कजिन ब्रदर था जिसका नाम था महमूद लोदी, उसको बाबर ने जो है डिफीट किया था। और अंत में 1530 में जो है आगरा में इसकी मृत्यु हुई, जिसके बाद बाबर को आराम बाग में आराम से दफनाया गया था। लेकिन बाद में इनकी वाइफ के कहे अनुसार कि बाबर की इच्छा ये थी कि उनको वहां से हटाकर काबुल में दफनाया जाए। तो आज जो है बाबर की जो कब्र है वो कहाँ पर है, वो काबुल में है, वहीं पर इनको जो है दफनाया गया है। बाकी डिटेल में हम लोग जो है इसको इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे। आज ही के दिन 1996 में स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने उत्तरी ध्रुव पर जो है भारतीय तिरंगा को फहराया था और ऐसा फहराने वाले ये पहले भारतीय बने थे। वह MI-8 हेलीकॉप्टर से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से पैरासूट के जरिए जो है उन्होंने छलांग लगाई थी और नॉर्दर्न पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर जो है अपना भारतीय झंडा जो है तिरंगा उसको फहराया था। उस समय वहां पर जो तापमान था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्दर्न पोल में वो था लगभग -28 डिग्री सेल्सियस और ऐसा कारनामा करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने थे संजय थापर जी। तो आज के इस क्रम में हम लोग ने जो है सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ पर जो है डिस्कशन किया है और मुझे उम्मीद है गाइस आपको जो है न्यूज़ समझ में आई होगी और अगर आपको न्यूज़ समझ में आती है आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जो है न्यूज़ को पहुँचाएं और लास्ट में जाते जाते आप लोग बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नई नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए बस आज के लिए यही सारी बातें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।